वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन डुओडेनम के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। पहले भोजन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा तीर्थ के बारे में, फिर हमने उसे चबाया, फिर हमने पढ़ा माउथ में डाइजेशन के बारे में कि मुंह में ग्लूकोज कैसे बनता है, कैसे स्टार्च पचता है, कैसे अमाइलेज काम करता है, कैसे टाइलिन काम करता है, कैसे स्लाइवा काम करता है, फिर वो डुओडेनम में कैसे आता है। ओइसोफेगस में एक मूवमेंट पाया जाता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके थ्रू वो पहले पेट में आता है, पेट में आने के बाद वहां पे प्रोटीन पचता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था डाइजेशन इन स्टमक में। अब हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, हम ये कहते हैं ना खाना पेट में पचता है, पर ऐसा नहीं होता है कि खाना पेट में पचता है। खाना जो होता है वो पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पचता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन मैं अभी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने जो खाना खाया वो हमारे पेट में आया, पेट में हमने प्रोटीन को पचाया। अभी प्रोटीन को पचाने के बाद अब देखेंगे आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं डुओडेनम के बारे में। डुओडेनम जैसे आता है ना, ये जो यू देख रहे हो ना, यहां से क्वेश्चन निकलता है यू शेप की नलिका कहां पाई जाती है। यू शेप का ट्यूब कहां पाया जाता है, तो वो कहां पाया जाता है? आंसर क्या होगा हमारा? डुओडेनम। और ये यू शेप की नलिका इसलिए नहीं कहा है क्योंकि यहाँ यू है, नहीं नहीं, यू शेप की नलिका इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये देखो यहाँ ये होता है डुओडेनम, और ये यू लाइक स्ट्रक्चर है ना, देखो दिख रहा है, ये यू लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसलिए कहते हैं कि डुओडेनम में यू शेप का ट्यूब पाया जाता है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या बनाया था? काइम। हमने प्रोटीन को पचाकर यहाँ पे काइम बनाया था। प्रोटीन पचने के बाद पेप्टोन बना। पेप्टोन के अलावा और भी चीज हैं जो अनडाइजेस्टेड है, वो यहाँ पे हैं सारे एक साथ, क्या है? काइम है। और ये जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर की जो देख रहे हो, ये लीवर से चिपका होता है, और यहाँ होता है, इसको कहते हैं हम लोग गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर का क्या मतलब होता है? गैल ब्लैडर का मतलब होता है पित्ताशय। जहां पे पीत रस जमा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। और यहां से रिलीज होगा पीत रस, यहां से बाइल जूस रिलीज होगा, यहां से इधर काइम आएगा, है ना। इधर से क्या आ रहा है? इधर से आ रहा है बाइल जूस, इधर से आ रहा है काइम। तो जैसे ही इधर इंटर करेगा काइम, इसमें जो फैट है ना, काइम में फैट भी तो है ना, क्योंकि काइम में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया था तो उसको पचा के हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया, ठीक है। हम लोगों ने क्या बनाया? उसका ग्लूकोज बनाया। फिर हम लोगों ने प्रोटीन को पचा के पेप्टोन बनाया, ठीक है। अभी इसमें और भी चीज़ तो है, अभी फैट भी हैं, और भी चीज़ बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आएगा ना तो फैट पचेगा। फैट कैसे पचेगा? जैसे ही काइम इधर एंटर करेगा, बाइल जूस इधर से हमला कर देगा। बाइल जूस इधर जो काइम है इस पे हमला कर देगा, और इसमें जो फैट होगा उसको तोड़ देगा, और क्या बना देगा? फैट ग्लोब्यूल। फैट ग्लोब्यूल। ये भी फैट जो है वो पूरी तरह नहीं पचेगा प्रोटीन की तरह। प्रोटीन भी वहां पूरी तरह नहीं पचा था। प्रोटीन अगर पूरी तरह पचता पेट में, स्टमक में, तो वो अमीनो एसिड बनता। यहां पे भी अगर फैट पूरी तरह पचता तो यहां पे क्या बनता? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता। लेकिन क्या है, यहां पे फैट बन रहा है, फैट ग्लोब्यूल। पूरी तरह नहीं पच रहा है, आधे आधे पच रहे हैं, है ना। तो अब ये फैट ग्लोब्यूल बना, इसमें कौन हेल्प किया हमारा? इसमें हेल्प किया बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प किया फैट को तोड़ने के लिए। लेकिन हाँ, सिर्फ बाइल जूस ही नहीं हेल्प किया। इधर ये जो देख रहे हो ना, ये जो येलो पार्ट देख रहे हो इधर, ये इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज से भी पैनक्रियाटिक जूस जाता है, इधर से पैनक्रियाज से भी पैनक्रियाटिक जूस जाता है, और ये भी हेल्प करता है फैट को पचाने में, ठीक है। अब फैट हमारा टूट के बन गया है फैट ग्लोब्यूल, और इस फैट ग्लोब्यूल को पचाने में कौन हेल्प किया? बाइल जूस, ठीक है। देखो, काइम था, काइम में फैट भी था, फैट है वो बन गया फैट ग्लोब्यूल अब, और किसकी मदद से? बाइल जूस की मदद से। बाइल जूस हेल्प किया फैट को फैट ग्लोब्यूल में तोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये काइम था, काइम अब बन जाएगा काइल। और वो क्यों?
काइम से मिला बाइल तो बन गया काइल। काइम से मिला बाइल तो बन गया काइल। याद रखना है, काइम से मिला बाइल तो बन गया काइल। ये याद रखना है कि फैट के पच जाने के बाद, फैट जब फैट ग्लोब्यूल में टूट जाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे? काइल। जब बाइल जूस काइम से मिलेगा और वो फैट ग्लोब्यूल, फैट को तोड़ के फैट ग्लोब्यूल बना देगा, तो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अभी भी वो पूरी तरह पचा नहीं है, क्योंकि पूरी तरह फूड तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, अभी वहां तक तो पहुंचा नहीं है। तो अभी काइम से बाइल मिला तो बन गया काइल। अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बोलेंगे? काइल। पहले क्या बोलते थे? काइम। इधर से फैट टूट गया, अभी क्या बोलेंगे? काइल। ठीक है, याद रखना है इसको। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो डुओडेनम है ना, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं। एक होता है डुओडेनम, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक होता है जेजुनम, और आखिरी होता है जिसको हम कहते हैं इलियम। ठीक है, हम लोगों ने डुओडेनम के बारे में पढ़ लिया। खाना यहां पे पूरी तरह नहीं पचा है, यहां पे क्या है, इसको हम बोलेंगे काइल। ठीक है, खाना पूरी तरह कहां पचेगा? खाना पूरी तरह पचेगा जेजेनम और इलियम के बीच में। ठीक है, जे और आई के बीच में पूरी तरह खाना पच जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले थे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये देख रहे हो आप, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पाचन। ठीक है, हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजेनम और सबसे नीचे वाला इलियम। खाना कहां पचता है? खाना पचता है जेजेनम और इलियम के बीच में। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डुओडेनम से लेकर और इधर इलियम तक, इसका लेंथ क्या होता है? इसका लेंथ क्या होता है हमें पता नहीं होता, लेकिन अब हमें पता होने वाला है। इसका लेंथ 6 to 7 मीटर होता है, हमें याद रखना है। जो 8 घंटा लेता है खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, 8 hours टू डाइजेस्ट, याद रखना है इसको। कितना लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? 6 to 7 मीटर। और कितने घंटा लेता है खाने को डाइजेस्ट करने में? 8 hours। ठीक है, हमने बताया आपको कि 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डुओडेनम, जेजेनम, इलियम। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी मैंने आपको बताया है। हमने पढ़ा था डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ में हमने स्टार्च को पचाया था और क्या बनाया था? ग्लूकोज। अब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये होता है एथेनॉल का फॉर्मूला, और इसको हम एक तरीके का अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का अल्कोहल होता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम खाना खाते हैं और जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो हमें ना नींद का अनुभव होता है। तो एथेनॉल एक रीजन है, क्योंकि C2H5 एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज टूटने के बाद एथेनॉल बन जाता है। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है, इसलिए हमें नींद का अनुभव होता है। ये पूरी तरीके से सच नहीं है, पर ऐसा कहते हैं। अभी देखो, ग्लूकोज को पचाया कौन? जाइमेज। याद करने पड़ेंगे ये कि जैसे हमारे मुंह में, माउथ में स्टार्च को पचाया था कौन? सलाइवा ने। सलाइवा ने। और क्या बनाया था? ग्लूकोज। वैसे ही जब ग्लूकोज एथेनॉल बन रहा है तो बीच में किसने हेल्प की एथेनॉल बनने के लिए? जाइमेज ने। जाइमेज को याद करना पड़ेगा। देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ज जैसा कुछ आ रहा है ना, याद रखना इसी से, जाइमेज। अब बात करें लैक्टोज की। लैक्टोज को कौन पचाएगा? लैक्टोज को लैक्टेज पचाएगा, और पचने के बाद क्या मिलेंगे हमें? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, कोई कोई बच्चे कहते हैं ना ऐसे, लैक्टोज को अगर पचाएंगे हम तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ना 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 ना,
लैक्टोज से हम लैक्टिक एसिड वो बनेगा, लेकिन वो टोटली डिफरेंट थिंग है, वो यहाँ नहीं। ये तो हम खा रहे हैं ना, हमारे पेट में क्या बनेगा ये हमने देखना है ना। आप अगर लैक्टिक एसिड कहते हैं ना, तो वो होता है एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टोज पर काम करता है। और इसका मतलब ये होता है ना कि जब हम दही जमाते हैं तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो तो दही में हो रहा है ना, यहां तो हमारे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो लैक्टोज को कौन पचाएगा? लैक्टोज को पचाएगा लैक्टेज। और लैक्टेज से क्या लैक्टेज जब पचाएगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। और हमने पहले भी बताया था कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दोनों मिलके बनाते हैं लैक्टोज। हमने पढ़ा था, ये कहां पढ़ा था हमने? याद करो, हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। याद करो। ठीक वैसे ही लैक्टोज अगर टूटेगा तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ही मिलेंगे हमें। अब बारी आती है फैट की। फैट अगर टूटेगा, पूरी तरीके से पचेगा, तो क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प करेगा फैट को पचाने में? जैसे फैटेज नहीं, जैसे ग्लूकोज में जाइमेज था, लैक्टोज में लैक्टेज था, वैसे ही फैट में फैटेज नहीं होगा। हम लोग फैट को लिपिड भी कहते हैं, फैट को ना लिपिड भी कहते हैं, और इसलिए लाइपेज होगा यहां पे। फैट को कौन पचाएगा? लाइपेज। और पचने के बाद क्या मिलेंगे हमें? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, अब बारी आती है प्रोटीन की। प्रोटीन को कौन हेल्प करेगा पचने में? प्रोटीन को हेल्प करेगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और हमें क्या मिलेंगे? एमिनो एसिड। प्रोटीन पूरी तरीके से पच जाएगा, एमिनो एसिड बनेगा। वहां जब हमारे पेट में पचा था, जब हमारे स्टमक में प्रोटीन पचा था, हमें क्या मिला था? पेप्टोन मिला था। वो पूरी तरीके से नहीं पचा था, अभी पूरी तरीके से पच गया है, हमें क्या मिला? एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन। इस टी से हम लोग याद रखेंगे ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को जब हम लोग पेट में पचाए थे तो हम क्या कह रहे थे? उस अर्धपच भोजन को हम लोग क्या कह रहे थे? काइम ना। तो इसलिए याद रखना इधर काइमो, काइम से याद रखना काइमो, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों के हेल्प से एमिनो एसिड बनेंगे, प्रोटीन टूट कर बनेंगे एमिनो एसिड। ठीक है, अब बारी आती है सुक्रोज की। सुक्रोज को पचने में कौन हेल्प करेगा और क्या बनेगा? सुक्रोज जब पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा तो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज है भाई। ठीक है, सुक्रोज जब पूरी तरीके से टूट जाएगा तो बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। देखो, हमने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने पढ़ लिया स्टमक, अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये जो यहाँ पे जब ज्वाइंट होते हैं ना, ये जो जंक्शन होते हैं ना, यहाँ पे पाए जाते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को किस नाम से जाना जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि अपेंडिक्स होता कहाँ है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? वो उस कहाँ पे बैठा होता है? वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन होता है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, जिस जंक्शन पे ये दोनों मिलते हैं, वहीं पे क्या पाया जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम क्या है? अपेंडिक्स क्या करता है ना, ज्यादातर ये सेल्यूलोज, जानवर जो खाते हैं, जानवर जो फूड खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये ज्यादातर रूमिनेंट में पाया जाता है। रूमिनेंट करने का मतलब जो जुगाली करते हैं, जो वैसे जानवर जो जुगाली करते हैं, उसमें अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक और बात मैं आपको अगर बताऊं तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है। नॉनवेज कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान अगर नॉनवेज खाता है तो उसके जो इंटेस्टाइन होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब देखो, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये लोग नॉनवेज खाते हैं ना, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो इनकी इंटेस्टाइन बड़ी होगी हम लोगों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इंसान ऐसे देखो तो हम लोग हर्बीवोरस में ही आते हैं, हम लोग बाई चॉइस खाते हैं हम लोग नॉनवेज, है ना, पर हर्बीवोरस में ही आते हैं, तो याद रखना है ये। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन,
देखो बड़ी आंत, ये रहा स्टमक, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तीनों पढ़ लिया हमने। अब आपसे लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज्यादा खास काम नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम है कि जब फूड पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, जब हम उसको एक्सक्रीट करने वाले होते हैं, तो वो क्या करता है ना कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा, ज्यादातर पानी बाहर निकल जाएगा, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, इंसान मर सकते हैं, है ना। तो पढ़ेंगे इसको। पहले मैं बताऊं आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है ना, वो 1 से 2 मीटर होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, उसका नाम क्या क्या है? सबसे पहले आता है सीसम, फिर आता है कोलोन, फिर आता है रेक्टम। सीसम कहने का मतलब क्या है, कोलोन कहने का क्या मतलब है, रेक्टम कहने, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, कोलोन में ना एक खास तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है इस्चेरिचिया कोलाई। ये देखो, ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? इस्चेरिचिया कोलाई। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कोलोन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, हम क्या आंसर करेंगे? ई कोलाई। पूरा नाम अगर पूछेगा इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। मैंने बताया था कि फंक्शन होता है क्या लार्ज इंटेस्टाइन का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। और एक विटामिन भी पाया जाता है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है B12, जिसको हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा B12, जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि अच्छा ठीक है, आपने बता तो दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन होते हैं? सीसियम, कोलोन, रेक्टम, है ना। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, इसको हम सीसियम कहते हैं, इसको कोलोन कहते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हो पार्ट, इसको रेक्टम कहते हैं। अब कोलोन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। कोलोन के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग पार्ट, जो सीसियम के ऊपर होता है। उसके बाद ऊपर जो फ्लैट लाइन, ये वाला जो लाइन होता है ना, ये लाइन जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नीचे की तरफ जो ट्यूब आती है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और एकदम जो ये देखो फिर से यहाँ मुड़ रही है ना, यहाँ पे जो कोलोन है उसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। हम लोग को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हमने याद करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीसियम, कोलोन, रेक्टम। ऊपर की तरफ जो जाएगा वो सीसियम, ऐसे जो आएगा, जो पैरेलल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कोलोन, और जो नीचे की तरफ आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टम। बस ऐसे याद करना, इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हमारा डाइजेशन खत्म हो जाएगा। कुछ लास्ट पॉइंट है डाइजेशन के बारे में, उसको हम लोग पढ़ के खत्म कर लेंगे। हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया, हम लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब हमारे शरीर में बनेगा ATP। अब हमारे शरीर में एनर्जी आएगी इस ATP के फॉर्म में, और इस ATP को क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। करेंसी ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? ATP को। या फिर एनर्जी मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ATP को। एनर्जी मॉलिक्यूल कहने का क्या मतलब है? ऊर्जा का कण। करेंसी ऑफ एनर्जी कहने का क्या मतलब है? ऊर्जा का मुद्रा, ठीक है। ये सब किसको कहते हैं? ATP को कहते हैं। ये दोनों ATP के नाम है, निक नेम है, कह सकते हो। अब एक और चीज बताऊं मैं आपको, अभी हमें याद रखना है, हमने खाना खा लिया, अब हम सांस भी ले रहे हैं। तो खाना खा लिया, हमें ग्लूकोज मिला, सांस ले रहे हैं, हमें क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, है ना, O2 मिला। तो जब ये ऑक्सीडाइज करेंगे ना, जितनी बार ऑक्सीडाइज करेंगे, जितनी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगी ऑक्सीजन के साथ, उतनी बार हमें 38 ATP मिलेंगे। ATP का क्या मतलब है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका दूसरा नाम क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी। एक और नाम क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल। हो गया।
अभी देखो, अगर आपको कभी कभी होता है ना कि 38 एटीपी ऑप्शन में नहीं दिए होते हैं, तो हमें 36 एटीपी क्लिक करने हैं, हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, हमारे आंसर सही हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितने एटीपी पाए जाते हैं एक सेलुलर रेस्पिरेशन में, आप क्या बताओगे? 38 एटीपी। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से हमने खाया फूड, फूड से हमें क्या मिला? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कहने का क्या मतलब है? ग्लूकोज कहने का मतलब है C6H12O6, यह है ग्लूकोज। इधर से हमने रेस्पिरेशन किया, हम लोगों ने सांस लिया, हमें क्या मिले इधर से? ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? CO2। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? H2O। उसके बाद ये ऑक्सीजन बच गया ना, और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे इधर? ATP। ATP कितने मिलेंगे? 38। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम क्या क्या आउटपुट मिलता है हमें? हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मिलता है H2O, हमें मिलता है ATP। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपसे अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए ATP कितने बनते हैं? ATP 38 बनते हैं। यहां होता है हमारा डाइजेशन खत्म, डाइजेशन पूरी टॉपिक खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब हम अगली टॉपिक में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ दूसरा टॉपिक। आप लोग कमेंट कीजिए किस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। यही थी अभी तक की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।